वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है उन्मादम। तो अब चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में किसी जगह पर एक मूवी की शूटिंग चलती रहती है। तभी शैली नाम का एक बंदा वहाँ के डायरेक्टर से मुलाकात करने लगता है। कहने लगता है कि मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ और मेरे पास एक कहानी है और इस कहानी को मैं एज ए मूवी की तरह प्रेजेंट करना चाहता हूँ। डायरेक्टर कहने लगता है कि आपकी कहानी में इतना दम नहीं, बहुत ही आउटडेटेड कहानी है। आप एक काम करिए, आप तो एक पुलिस वाले हो ना, तो आपके पुलिस स्टेशन का ही कोई केस लेकर उस पर कहानी लिखिए। क्राइम थ्रिलर की कहानी आजकल बहुत चलती है। एक्चुअली ये शैली एक कांस्टेबल होता है। राइटर बनने का इसका एक सपना होता है। इसकी कहानी एज ए मूवी की तरह बने। मेडिकल लीव लेकर इसने एक स्क्रिप्ट को तैयार किया होता है, लेकिन उस डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। बहुत ही मायूस होकर वापस अपने घर पर आता है। इसकी बीवी का नाम होता है सौम्या। इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। ये सौम्या भी किसी दूसरी फैक्ट्री में काम करती रहती है। शैली से पूछने लगती है कि डायरेक्टर ने क्या कहा, तो शैली वहाँ पर जो हुआ वो बताने लगता है। सौम्या कहने लगती है कि अगर आप ऐसे लीव लोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरी अकेली सैलरी से तो भी घर नहीं चलेगा ना। कुछ दिनों तक आप राइटिंग के काम को साइड में रखकर दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाइए। शैली भी कहने लगता है कि तुम कहो या ना कहो, कल से मैं ड्यूटी पर ही जाने वाला हूँ। शैली की मायूसी देखकर सौम्या दोबारा मोटिवेट करने लगती है कि आप जब जब टाइम निकालकर राइटिंग का काम भी कर सकते हो, एक अच्छी कहानी को बनाइए। हर दूसरे दिन शैली अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है। इतने दिनों के बाद शैली को पुलिस स्टेशन पर देखकर वहाँ के कुछ लोग शैली का हल्के से मजाक उड़ाने लगते हैं। क्यों शैली, तुम्हारी कहानी सेलेक्ट हो गई क्या? तुम्हारी मूवी में मम्मूटी सर एक्टिंग कर रहे हैं? इतना जल्दी तुम्हारी मूवी की शूटिंग भी खत्म हो गई? थोड़ी देर के बाद ये सारे पुलिस वाले दूसरी जगह पर जाने लगते हैं, मतलब शायद पेट्रोलिंग करते रहते हैं। उसी किसी जगह पर सड़क के किनारे जंगल में एक गाड़ी खड़ी होती है। इंस्पेक्टर शैली से कहने लगता है कि जाकर उस गाड़ी को चेक करके आओ। तो शैली जब उस गाड़ी के करीब जाता है तो उस गाड़ी में 2 लोग रोमांस करते रहते हैं। ये देखकर शैली सडनली घबराते हुए वहाँ से साइड आ जाता है। फटाफट से अपनी बीवी को कॉल करके पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। तो सौम्या शैली को वीडियो कॉल करके दिखाने लगती है कि मैं फैक्ट्री में काम कर रही हूँ और इस वक्त तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तो शैली हल्के से बहाना बनाने लगता है। उसके बाद इंस्पेक्टर शैली को एक छोटा सा केस सौंपने लगता है। मतलब एक बूढ़ी औरत ने किसी बंदे के ऊपर कंप्लेंट किया होता है। तो शैली उस बूढ़ी औरत के घर पर जाता है। वो बूढ़ी औरत शैली से कहने लगती है कि हमारे घर के बगल में एक बंदा रहता है। हर रोज वो बंदा हमारे फेंसिंग के पास आकर अपनी लुंगी उठाकर सुसु कर रहा है। घर में मेरी बहू बेटियां हैं। जब शैली उस बंदे के पास जाता है तो वो बंदा बहुत ही बूढ़ा होता है, बहुत ही मुश्किल से चल रहा होता है। कहने लगता है कि अरे सर, वो औरतें खुद मेरे कंपाउंड में आकर नारियल चुला रहे हैं। मैं खुद उनके ऊपर कंप्लेंट करने वाला था और वो खुद मेरे ऊपर झूठा कंप्लेंट करने लगे। क्या इस हालत में मैं चलकर इतनी दूर जा सकता हूँ? ऐसा बात करते ही वो नीचे गिर जाता है। शैली उस बंदे को फटाक से पकड़ लेता है। पूछने लगता है अरे सर, आपको क्या हुआ? उसके बाद देखते ही देखते सारे मोहल्ले वाले वहाँ पर जमा होने लगते हैं। सारे लोग इसी शैली पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि इस पुलिस वाले ने जरूर उस बंदे को धमकाया होगा, इसीलिए डर के मारे वो बंदा मर गया। शैली बहुत डरने लगता है कि कहीं इसकी जॉब तो नहीं जाएगी। उसी रात शैली अपनी बीवी को जो हुआ वो सब कुछ बताने लगता है और ये भी कहने लगता है कि शायद मेरी जॉब भी जाने की चांसेस हो सकती है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसकी बीवी इसको मोटिवेट करती रहती है। उसी वक्त शैली का हायर ऑफिसर शैली को कॉल करके कहने लगता है कि उस बंदे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुके हैं। तुम्हारी वजह से वो बंदा नहीं मरा, उस बंदे के किडनी फेल होने की वजह से उस बंदे की मौत हो गई। तुम्हारी जॉब को तो कोई खतरा नहीं, लेकिन तुमको पनिशमेंट ड्यूटी लगी है। एक गांव पर जाकर तुमको कुछ महीनों तक ड्यूटी करनी पड़ेगी। सो दूसरे दिन शैली उसी तरह से दूसरे पुलिस स्टेशन पर जाता है अपनी पनिशमेंट ड्यूटी करने के लिए। यहाँ के पुलिस वाले भी शैली को देखकर इसका हल्के से मजाक उड़ाने लगते हैं और जो भी कांस्टेबल एज ए पनिशमेंट की ड्यूटी कर रहा होता है उसको ऊट पटांग से काम बोलते रहते हैं। तो शैली के साथ भी ऐसा ही होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ का सीआई शैली को अलमारी ओपन करके एक फाइल लाने के लिए कहता है। तो शैली उसी तरह से अलमारी ओपन करके उस फाइल को ढूंढते रहता है। इसी दरमियान में लाल कपड़े में लिपटी हुई एक स्पेशल फाइल होती है। जब शैली उस लाल कपड़े वाली फाइल को टच करता है तो वो सीआई शैली को बहुत डांटने लगता है। अरे यार, तुमने उस फाइल को हाथ क्यों लगाया?
वो फाइल बहुत ही श्रापित है, इसलिए उस फाइल को सेपरेट रखा। तुमने उसको छुआ क्यों? पता नहीं अब कैसा अनर्थ हो जाएगा। उसी वक्त पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि पुलिस स्टेशन के बाहर एक जबरदस्त एक्सीडेंट चला है। सारे पुलिस वाले बाहर जाकर देखने पर एक बंदा खुद में लथपथ होता है। वो सीआई शर्ली से कहने लगता है कि देखा अब क्या हुआ, उस रेड फाइल को टच करने की वजह से ही यहाँ पर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अब इस एक्सीडेंट वाले केस को भी तुम ही संभालो। तो दो पुलिस वाले उस जख्मी बंदे को हॉस्पिटल पर ले जाने लगते हैं। हेड कांस्टेबल शर्ली से कहने लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम उस फाइल को छूने की वजह से ही मेरी यूनिफॉर्म को खून लगा। अगर कोई भी पुलिस वाला उस फाइल को टच करेगा तो हमारे पुलिस स्टेशन के आसपास जरूर कुछ होगा। कभी भी तुम केस नंबर 174 को टच मत करना। शर्ली को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या फालतू बकवास कर रहे हैं ये लोग। उसी रात शर्ली और एक और कांस्टेबल दूसरी जगह पर नाइट ड्यूटी करते रहते हैं। बातों ही बातों में शर्ली उस कांस्टेबल से उस केस नंबर 174 के बारे में पूछने लगता है। वो कांस्टेबल कहने लगता है, क्या तुमको इस पुलिस स्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता? बिना इस पुलिस स्टेशन के बारे में जाने यहाँ पर कैसे आ गए तुम? तुम्हारी तरह ही एक दिन इस पुलिस स्टेशन के बारे में बिना जाने एक एसपी यहाँ पर आकर उस केस नंबर 174 के बारे में पूछा था। मतलब वो केस अभी भी पेंडिंग में है। उस केस को कंप्लीट करने के लिए उस फाइल को मंगवाने लगा। जब वो एसपी इस फाइल को टच करता है तो तभी बाहर से एक पत्थर आकर इसके सर को लग जाता है। इसके सर से जबरदस्त खून बहने लगता है। वो सारी फाइल उसके खून से भर गई। इस तरह से जब भी कोई उस फाइल को टच करता है तो कोई न कोई हादसा जरूर होता ही है। हमारे पुलिस स्टेशन वाले कोई भी उस फाइल को टच ही नहीं करते। खैर दूसरे दिन शर्ली उस डायरेक्टर के पास जाकर यही कहानी सुनाने लगता है। मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनाने लगता है। डायरेक्टर को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आने लगता है। शर्ली से कहने लगता है कि आप इस पर काम करिए, आप इस कहानी को और अच्छे से डेवलप करिए, हम इस पर मूवी जरूर बनाएंगे। इस तरह से एडवांस में 1 लाख का चेक भी देने लगता है। शर्ली यही बात अपनी बीवी सोम्या को जाकर बताने लगता है। सोम्या बहुत खुश होने लगती है कि इतनी सालों के बाद आपको अच्छा मौका मिला। आप एक काम करिए, उस 1 लाख को अभी खर्चा मत करिए। अगर आप स्टोरी को डेवलप करने में नाकामयाब हो गए तो वो पैसे उस डायरेक्टर को वापस कर देना। पहले आप काम पर फोकस करिए। आप दूसरे दिन से शर्ली यही कोशिश में लगा रहता है कि किसी भी तरह से उस फाइल को ओपन करके उस केस के बारे में जानना होगा। लेकिन जब भी उस अलमारी की तरफ जाता तो कोई ना कोई वहाँ पर आते रहता है। शर्ली सोचने लगता है कि सिस्टम में तो इसकी सॉफ्ट कॉपी जरूर होगी ना। सो शर्ली बहाने से सिस्टम के पास जाकर उस केस नंबर 174 के बारे में सर्च करने लगता है। जब ओपन करने ही वाला होता है तो उसी वक्त एक छिपकली इसके हाथ पर गिरकर हाथ के पास रखी सारी चाय भी गिर जाती है और उसी तरह से वो फाइल ओपन भी नहीं होती। इसके पास वो परमिशन नहीं होती। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पर आने के बाद शर्ली वहाँ से उठकर चला जाता है। इत्तेफाक से उसी रात शर्ली को नाइट ड्यूटी भी होती है। जब स्टेशन में कोई भी मौजूद नहीं होता तो मौका देखकर शर्ली उस अलमारी के पास जाकर उस फाइल को बाहर निकालने लगता है। उसी वक्त इस पुलिस स्टेशन की सारी लाइट चली जाती है, लेकिन फिर भी शर्ली कैंडल जलाकर उस फाइल को ओपन करके पढ़ना स्टार्ट करने लगता है। उस फाइल में क्या है ये दिखाने के लिए सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले इसी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला नाइट ड्यूटी करते रहता है। इस पुलिस वाले को भूत प्रेत, आत्मा, ब्लैक मैजिक, इन सारी चीजों पर बहुत ही अच्छे से यकीन होता है। और उसी तरह आज रात पंचमी होती है और इसका ये मानना होता है कि अगर आज रात कोई भी मर जाएगा तो कंटिन्यूसली 5 मौतें होंगी और उसी तरह से उनकी आत्माएं धरती पर ही भटकती रहेंगी। आज किसी की भी मौत ना हो यही प्रार्थना करने लगता है। उसी वक्त इसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी रेलवे ट्रैक पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। तो फटाफट से ये इंस्पेक्टर और एक और कांस्टेबल वहाँ पर जाकर सर्च करने पर सच में वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी होती है, लेकिन लकीली ये लड़की जिंदा होती है। इंस्पेक्टर फटाफट से इस लड़की को हॉस्पिटल पर ले जाने लगता है, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान इस लड़की की डेथ हो जाती है। इस लड़की का नाम होता है कार्तिका। मतलब इसके बैग में एक आईडी कार्ड होता है। इंस्पेक्टर उस आईडी कार्ड पर लिखे नंबर को कॉल करके पूछने लगता है, क्या कार्तिका आपकी ही बेटी है? वहाँ से जवाब आने लगता है कि मैं ही कार्तिका हूँ। प्रेजेंट डे पर शर्ली को ऐसा लगता है कि इसके पुलिस स्टेशन के पास कोई आया है। बाहर जाकर देखने पर दूसरे पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले एक बंदे को गिरफ्तार करके इसके पुलिस स्टेशन पर लाते हैं। मतलब इनके लिए यही पास वाला पुलिस स्टेशन होता है। इस बंदे को मार पीट कर सच बताने के लिए कहते रहते हैं। वो पुलिस वाले शर्ली से कहने लगते हैं कि आज रात इस बंदे को इसी लॉकअप में बंद रहने दो, बाद में मैं तुम्हारे सीआई से बात कर लूंगा। इस तरह से वो लोग चले जाते हैं। अब वो बंदा तो बहुत ही जख्मी हो चुका होता है। शर्ली से कहने लगता है
कि सर क्या आप मुझे वॉशरूम पर ले जा सकते हो। तो शैली भी इस बंदे की मदद करने लगता है। इसी दरमियान में उस बंदे का खून शैली के यूनिफॉर्म पर लग जाता है। थोड़ी देर के बाद शैली खुद इस चीज को ऑब्जर्व करके शॉक में रह जाता है कि उस कांस्टेबल ने सच ही कहा था कि जो कोई भी उस फाइल को टच करेगा यूनिफॉर्म को खून लगेगा। मुझे भी लगा है। जब दोबारा फटाफट से उस फाइल के पास जाने लगता है तो शॉकिंगली वो फाइल सारी की सारी जल रही होती है। मतलब उस फाइल के पास मोमबत्ती होती है ना, तो उसकी वजह से ये सारी फाइल्स जल जाती है। अब किसी को भी शक न हो इसीलिए कुछ व्हाइट पेपर्स उस लाल कपड़े में लिपेटकर उसी अलमारी में रख देता है। थोड़ी देर के बाद एक हायर ऑफिसर इस पुलिस स्टेशन पर आता है और ऑफ कोर्स इस पुलिस स्टेशन पर फिलहाल शैली अकेला होता है। उस लॉकअप में बंद हुआ बंदे के बारे में पूछने पर शैली जो हुआ वो बताने लगता है। हायर ऑफिसर शैली को बहुत डांटने लगता है कि स्टेशन में इतना सब कुछ हुआ और तुमने अपने हायर ऑफिसर को एक बार भी इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, और उसी तरह दूसरे पुलिस वाले उस कैदी को यहाँ पर क्यों लेकर आए, क्या तुमने उन लोगों को नहीं रोका। इस तरह से इस शैली को कुछ महीनों तक सस्पेंड कर देता है कि इसने सही से ड्यूटी नहीं की। दूसरे दिन शैली यही बात अपनी बीवी सोमिया को जाकर बताने लगता है। पहले तो सोमिया शैली को बहुत डांटने लगती है, बहुत गुस्सा करने लगती है, लेकिन बाद में इसको मोटिवेट करते हुए कहने लगती है कि ये सारा टाइम तुम अपनी कहानी लिखने पर बिताओ। इस सस्पेंशन को ऐसा सोचो कि तुमको अच्छा मौका मिला है अपनी कहानी को लिखने के लिए। शैली डिसाइड कर लेता है कि उस केस नंबर 174 के बारे में पूरी डिटेल्स हासिल करके ही रहेगा, तभी तो ये कहानी लिख पाएगा। शैली उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जो उस टाइम उस केस को डील किया था। फिलहाल ये पुलिस वाला अपनी जॉब छोड़कर एक स्वामी जी बन चुका होता है, वह ज्योतिष वगैरह देखने वाला बंदा। शैली उस बंदे से उस केस के बारे में पूछते हुए उसके सारे डिटेल्स बताने के लिए कहता है। वो बंदा कहने लगता है कि उस केस को मैं कभी भी भूल नहीं सकता, अभी भी वो केस मेरे दिमाग में बहुत ही फ्रेश लगता है। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। उस रात उस इंस्पेक्टर को रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली। उसका नाम था कार्तिका। हॉस्पिटल लाने के बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन जब उस नंबर को कॉल किया तो कार्तिका ने ही जवाब दिया। बाद में इस इंस्पेक्टर को ये बात पता चली कि कार्तिका और कीर्तना दोनों जुड़वा बहनें हैं और उसी तरह वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते रहते हैं। कीर्तना गलती से अपनी बहन कार्तिका का आईडी कार्ड लेकर आ गई थी। इंस्पेक्टर ने ये सोचा कि अगर वो लड़की ट्रेन से गिरी होगी तो बॉडी पर भी जख्म होंगे, लेकिन उस लड़की के सर पर ही जबरदस्त चोट आई थी। इस तरह से वो इंस्पेक्टर उस केस के बारे में इंक्वायरी करने लगता है। पता चलता है कि वो कीर्तना एक ऑटो वाले बंदे से मुलाकात किया था, मतलब कहीं पर गई थी। वो ऑटो वाला बंदा कहने लगता है, हाँ सर, ये लड़की उस रात मेरे ऑटो में ही बैठी थी। मैंने उसको बस स्टॉप पर ड्रॉप किया था और बस में जाने से पहले वो एक लड़की से भी बात किया। वो दूसरी लड़की और कोई नहीं, एक प्रोस्टिट्यूट होती है। इंस्पेक्टर उस प्रोस्टिट्यूट लड़की से पूछताछ करने के लिए उसको पुलिस स्टेशन पर लाने लगता है, लेकिन पुलिस स्टेशन के पास वहाँ का सीआई इस चीज को देखकर इस इंस्पेक्टर को बहुत डांटने लगता है। बात यह है कि हायर ऑफिसर्स ने इस कीर्तना के केस को ऑलरेडी क्लोज कर दिया, एक्सीडेंट का केस कहकर। क्लोज हुए केस के बारे में तुम कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो? इस लड़की को जहाँ से लाए हो वहीं पर ड्रॉप कर दो। बड़े आए शर्लॉक होम्स बनने। इंस्पेक्टर सोचने लगता है कि इस केस को इतना आसानी से क्लोज कर दिया, इसका मतलब इस केस के पीछे कुछ बड़े लोग ही है। ऐसी घटिया नौकरी ना करते हुए ये रिजाइन कर देता है। प्रेजेंट डे पर यह शैली उस इंस्पेक्टर से उस केस की डायरी हासिल करने लगता है। जब शैली यहाँ से जा रहा होता है तो वो बंदा शैली से उसका नक्षत्र पूछने लगता है। शैली बताने पर वो बंदा कहने लगता है कि फिलहाल तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है तो तुम थोड़ा संभल कर रहो। उसी वक्त शैली को किसी के साइड से कॉल आने पर शैली घबराते हुए घर वापस जाने लगता है। बात यह है कि इसकी बेटी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होता है। खैर दूसरे दिन शैली एक और पुलिस वाले से मुलाकात करके यही बात पूछने लगता है, सर अगर वो लड़की चलती हुई ट्रेन से गिरी होगी तो उसके शरीर पर काफी सारे जख्म होना चाहिए, लेकिन उस लड़की के सर पर ही चोट है, वो कैसे? तो ये पुलिस वाला उस केस में जो डिटेल्स है वो शैली को बताने लगता है। एक्चुअली उस रात कीर्तना ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर पर जा रही थी, लेकिन स्टेशन आने से पहले वो ट्रेन रास्ते में ही रुक गई थोड़ी देर तक। अब यहाँ से शायद कीर्तना का घर पास ही होगा, इसलिए वो कीर्तना ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे के पास आए। उसी वक्त ट्रेन मूव होने की वजह से ट्रेन का जो डोर होता है ना वो अपने आप क्लोज हो गया, जिसकी वजह से वो कीर्तना ट्रेन से नीचे गिरकर लुढ़कते हुए उसका सर पत्थर से टकरा गया, इसलिए उसकी मौत हो गई। उसके बाद शैली उसी केस के बारे में कहानी लिखते हुए
उसी केस के बारे में सोचते रहता है, जिसकी वजह से नींद में भी इसको बहुत ही बुरे ख्वाब आने लगते हैं। अजीब अजीब तरह से हैलुसिनेशंस भी होने लगते हैं। मतलब जो चीज नहीं होती उस चीज को इमेजिनेशन करते रहता है। अपने बीवी के चेहरे में भी कीर्तना का चेहरा नजर आते रहता है इसको, एक भूत जैसा चेहरा। सौम्या को देखते ही डरते रहता है। सौम्या भी बहुत परेशान हो जाती है कि पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हुआ। इस तरह से एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाती है इसको। उस डॉक्टर को शैली के बारे में सब कुछ बताने लगती है। डॉक्टर सौम्या से कहने लगता है कि आपके हस्बैंड उस कहानी को लिखने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए। इनको समझ में नहीं आ रहा कि हकीकत कौन सा है और हैलुसिनेशन कौन सा है। कुछ दिन रेस्ट करना ही बेहतर है इनके लिए। शैली भी अपनी हालत को देखकर शॉक में रह जाता है, लेकिन फिर भी इस केस के बारे में जानने के लिए कीर्तना की बहन कार्तिका के पास जाकर इसकी बहन के बारे में पूछने लगता है। वो कार्तिका कहने लगती है कि एक्चुअली मेरी बहन महेश नाम के एक बंदे से रिलेशनशिप में थी। वो महेश एक रोडी गैंग में काम कर रहा था। एक दिन महेश ने कीर्तना से कहा था कि पालक्काड में इसकी एक जमीन है, उस जमीन को बेचकर ये दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद उस महेश के बारे में जानने के लिए ये दोनों महेश के फ्रेंड के पास जाने लगते हैं। पता चलता है कि काफी दिनों से, मतलब ऑलमोस्ट 6 सालों से महेश का कोई भी आता पता ही नहीं है। शायद महेश मर चुका होगा जिस दिन कीर्तना मरी होगी। शैली यही सोचने लगता है कि एक ही दिन दोनों की मौत कैसे हो सकती है। इस तरह से बहुत ही थरोली इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके कुछ बातें फाइंड आउट कर लेता है। एक दिन अपनी बीवी सौम्या को बुलाकर कहने लगता है, मैंने कहा था ना कि उस कीर्तना की आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है। कीर्तना के साथ क्या हुआ वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब पालक्काड नाम के गाँव में महेश की एक जमीन होती है ना, तो एक दिन महेश को ये बात पता चली कि एक बहुत बड़े बिल्डर ने उस जमीन को कब्जा कर लिया। तो महेश उस बिल्डर को फोन करके पैसे मांगने लगता है, वरना उस पर एक केस कर देगा। तो वो बिल्डर महेश को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाता है पैसे देने के लिए। सो उस दिन महेश कीर्तना को लेकर अपने गांव पर जा रहा होता है अपने दादाजी से मिलवाने के लिए। अब उस बिल्डर ने महेश को किसी जगह पर बुलाया होता है ना, तो कीर्तना को बाहर ही रुकाकर महेश अकेले ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। लेकिन काफी देर होने के बावजूद भी महेश वापस नहीं आता। चेक करने के लिए जब कीर्तना अंदर जाती है तो उसी वक्त ऊपर से महेश नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। वहीं पर उसके दादा की भी लाश होती है। यह देखकर कीर्तना डर के मारे वहां से भागने लगती है। बिल्डर और उसके आदमी कीर्तना को देखकर इसको फॉलो करने लगते हैं। मौके की तलाश में होते हैं कि जब ये अकेले ही मिलेगी इसको हम मार देंगे। भागते भागते कीर्तना एक प्रोस्टिट्यूट लड़की से टकरा जाती है। एक्चुअली जानबूझकर वो प्रोस्टिट्यूट लड़की कीर्तना से टकराई होती है उसका फोन छीनने के लिए। वीडियो बनाई होती है कीर्तना ने। उसके बाद ये ऑटो पकड़कर दूसरी जगह पर जाने लगती है, मतलब रेलवे स्टेशन पर। बिल्डर के आदमी भी उसी ट्रेन पर चढ़कर कीर्तना पर नजर रखते हैं। जब कोई सुनसान एरिया आएगा ये लोग इसको मार देंगे। थोड़ी देर के बाद वो ट्रेन किसी जगह पर रुक जाती है, तो कीर्तना उन लोगों से बचने के लिए ट्रेन से उतरकर वहां से भागने लगती है। शॉकिंगली उस बिल्डर के साथ वो सीआई भी होता है जिसने उस टाइम केस को क्लोज कर दिया था। वो सीआई इसका सर पत्थर से मारकर मार देता है। प्रेजेंट पर शैली सौम्या से कहने लगता है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ा माफिया है, जमीनों को कब्जा करने का माफिया। उस बिल्डर के खिलाफ मेरे पास सबूत नहीं, लेकिन उसके खिलाफ मैं जरूर सबूत हासिल करके ही रहूंगा। बाद में शैली कुछ सबूत को हासिल करके डायरेक्टली उस बिल्डर को कॉल करके कहने लगता है कि तुमने कितनी जमीनों का कब्जा किया, किस किस को मार दिया, वो सारे डिटेल्स मेरे पास है। तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं तुमको सारे डिटेल्स दे दूंगा। तो वो बिल्डर शैली को किसी जगह पर बुलाकर पैसे दे देता है और शैली केस की डिटेल्स उसको वापस कर देता है। जब शैली वहाँ से जा रहा होता है तो उसी वक्त सीबीआई ऑफिसर्स यहाँ पर आकर शैली को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं कि शैली इस बिल्डर के पास रिश्वत ले रहा है। मीडिया वाले भी वहाँ पर आकर इसी चीज को कवर करने लगते हैं। एक्चुअली शैली ने जानबूझकर ये चीज किया होता है क्योंकि कीर्तना के केस तो ऑलरेडी 6 साल पहले क्लोज हो चुका है। अगर सीबीआई के पास इस केस के बारे में डिस्कस करेगा तो केस दोबारा रीओपन हो सकता है। सो सच में कीर्तना का केस दोबारा रीओपन होता है। इसी प्रोसेस में शैली को कोर्ट में भी हाजिर किया जाता है। शैली जज के सामने सारे डिटेल्स बताने लगता है। उस बिल्डर ने काफी सारी जमीनों को हड़प लिया और उसके पीछे पुलिस वाले भी शामिल है। तभी बिल्डर का लॉयर जज से कहने लगता है कि जज साहब, इस शैली की बातों पर हम ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इस शैली की दिमागी हालत ठीक नहीं, अभी भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस तरह से वो जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है ना, उसको प्रोड्यूस करने लगता है कोर्ट में। ये डॉक्टर भी कोर्ट में थोड़ा सा झूठ बोलने लगता है कि ये शैली मेरे पास 4 साल से
ट्रीटमेंट ले रहा है। इमेजिनेशन और हकीकत में इसको फर्क ही नहीं पता। शैली जो भी कह रहा है ये सब कुछ इसकी बनी बनाई कहानी है अपनी मूवी के लिए। यह सुनने के बाद शैली उस डॉक्टर पर टूट पड़ने लगता है। पुलिस वाले इसको कंट्रोल करने लगते हैं तो इसकी हालत को देखकर जज ये फैसला सुनाने लगती है कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन करवाकर इसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो शैली को ऐसे ही एक हॉस्पिटल पर भेज दिया जाता है। शैली तो चिल्लाते रहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। उसी रात एक पुलिस वाला इसकी पहरेदारी पर आता है जो इसका एक फ्रेंड होता है। शैली कहने लगता है क्या तुम भी मान रहे हो क्या मैं पागल हूँ, प्लीज मेरे हाथों की हथकड़ी खोल दो। उस बिल्डर ने ही कीर्तना, महेश और उसके दादाजी को मार दिया। अगर मुझे और थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसके खिलाफ और सबूत हासिल कर सकता हूँ। शैली का वो फ्रेंड कहने लगता है कि अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी कहानी सच निकली तो तुम अपनी मूवी में मुझे चांस दोगे। इस तरह से इसके हाथों की हथकड़ी खोल देता है। तो शैली फटाफट से उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। शैली का यही शक होता है कि उस बिल्डर ने उन तीनों को मारकर वही कहीं पर दफनाया होगा। इस तरह से उस एरिया पर जाकर अच्छे से तलाश करते रहता है। अब उसी वक्त वो पुराना सीआई कुछ गुंडों के साथ यहाँ पर आकर शैली से फाइट करने लगता है। इसको बहुत मारने पीटने लगता है। थोड़ी देर के बाद शैली को ऐसा लगता है कि इसके शरीर में किसी की आत्मा घुस गई। जबरदस्त तरीके से उनसे फाइट करके सारे लोगों को भगा देता है। फाइनली उस सीआई को भी बहुत मारने पीटने लगता है। पूछने लगता है कि तुम लोगों ने उन तीनों की लाश को कहां पर दफनाया। तो फाइनली वो सीआई सच बता ही देता है, मतलब उस प्लेस को दिखाने लगता है जहाँ पर इन लोगों ने लाशों को दफनाया, कंक्रीट के अंदर। उसके बाद क्या था, फॉरेंसिक वाले, पुलिस वाले, मीडिया वाले यहाँ पर आकर इस केस को कंफर्म करके इसके पीछे जो क्रिमिनल्स है उन सारे लोगों को सजा दिलवाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम ये देखते हैं कि शैली इसी कहानी को एज ए मूवी की तरह बना रहा है। फाइनली शैली का सपना अब जाके पूरा होता है, एक अच्छा सा राइटर भी बन जाता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।